हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है 100+ MCQ सीरीज में, जो कि यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस 100+ MCQ सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण आयोगों, मूल्य शिक्षा पर आधारित और शिक्षण विधियों प्रविधियों से संबंधित और अनुशासन से संबंधित जो है कुछ MCQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सामान्य अध्ययन की GS से संबंधित जो है क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो है उसके संबंधित भी जो है क्वेश्चंस हम देखेंगे। और हिंदी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है हिंदी, आपका 20 मार्क्स का आएगा हिंदी। और साथ में हम रीजनिंग भी हम पढ़ेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं आपके इसमें रहेंगे, आपका रीजनिंग भी रहेगा और साथ में मैथमेटिक्स भी रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो जो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट इसमें आपको संपूर्ण निचोड़ जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको डाउट रहता है तो हो सकता है गलती हो जाए, तो आप उसमें जो है पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से कोठारी आयोग 1964-66 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन और सुधार करना था, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना था, कृषि सुधार था, या औद्योगिक विकास था। तो याद रखिएगा, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसका मूल्यांकन और उसमें सुधार करना ही जो है कोठारी आयोग का महत्वपूर्ण जो था उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप कौन सी शिक्षा नीति बनाई गई 1968 की, या 86 की, या 92 की, या 2005 की। याद रखिएगा 1968 की जो है शिक्षा नीति जो है बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष खुद जो है दौलत सिंह कोठारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत 10+2+3 जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, उसका उद्देश्य क्या था। व्यवसाय माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा में एकरूपता लाना, या उच्च शिक्षा को बाध्यकारी बनाना, या केवल विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है 10+2+3 जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो मुख्य उद्देश्य था, कोठारी आयोग ने ये लागू की थी 10+2+3। तो इसका जो है माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था 10+2+3। नेक्स्ट है कोठारी आयोग से संबंधित क्वेश्चन। कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस प्रकार की योजना की सिफारिश की थी। सामाजिक शिक्षा योजना की, राष्ट्रीय एकता योजना की, सामान्य पाठ्यक्रम योजना की, या फिर सर्व शिक्षा अभियान की। तो सामान्य पाठ्यक्रम योजना की इन्होंने सिफारिश की थी। कोठारी आयोग से संबंधित जितने भी आपके MCQs हैं या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस लिंक में आप क्लिक कीजिएगा तो डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, तो आप उसमें आप चेक कर सकते हैं कोठारी आयोग के बारे में संपूर्ण डिटेल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। याद रखिएगा 1956 अधिनियम के तहत इसका हुआ था। नेक्स्ट है UGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। UGC का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC किस प्रकार की शिक्षा के नियमन से संबंधित है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। और UGC की जो प्रथम अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर थे, याद रखिएगा 1953 से लेकर 1955 तक जो थे ये अध्यक्ष थे UGC के, याद रखिएगा। साथियों UGC की स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी, 28 दिसंबर 1953 को। ये लिखा हुआ साफ 28 दिसंबर 1953 को इनॉग्रेशन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे हैं इनॉग्रेशन मीटिंग को, इनॉग्रेल मीटिंग को 28 दिसंबर 1953 को। तो 1953 में इसकी स्थापना हुई और 1956 में फिर क्या कर दिया गया, इसको UGC अधिनियम के द्वारा इसको वैधानिक संगठन का दर्जा दे दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आगे हम पढ़ें कि UGC जो है उच्च शिक्षा के जो है मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग यानी कि UGC है, भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यह धनराशि भी वितरित करता है। UGC के मुख्यालय की बात करें तो ये मुख्यालय याद रखिएगा, तो टोटल जो है आपके बेंगलुरु है पहला, दूसरा है भोपाल, तीसरा है गुवाहाटी,
चौथा है हैदराबाद, पाँचवा है कोलकाता और छठा है पुणे। याद रखिएगा 6 इसके के हैं आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 और 6। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 6 हैं इसके, यानी कि 6 हैं। कौन कौन से हैं याद रखिएगा, बेंगलुरु है आपका, भोपाल है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है और पुणे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? याद रखिएगा 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसका गठन जो हुआ था ये हुआ था आपका 14 जुलाई को हुआ था। याद रखिएगा 14 जुलाई 1964 को जो है इसका गठन हुआ था और 29 जून जो है 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1953 में हुई थी और 1956 में जो है वैधानिक निकाय का इसको दर्जा दिया गया 1956 के अधिनियम के थ्रू। यूजीसी की जो स्थापना हुई उसके बाद इसके कार्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी की कार्य। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई? तो याद रखिएगा ये जो है राधाकृष्णन आयोग, यानी कि आपका जो है राधाकृष्णन आयोग को हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग को हम क्या कहते हैं इस पर आप जो है कमेंट कीजिएगा। और इस यूजीसी की जो स्थापना है उसकी स्थापना जो है इसी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों से हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूजीसी के प्रमुख कार्य क्या हैं आपको बताना है। तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई से संबंधित है। आरटीई अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राप्त है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। आरटीई अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को आरटीई अधिनियम जो है 2009 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा 21A से संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें जो है निजी विद्यालयों में वंचित वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं? तो कितनी की गई हैं? 25%। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई के अनुसार जो है शिक्षा को किस स्तर तक अनिवार्य अंग बना दिया गया है? कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक या 10 तक या 12 तक? तो कक्षा 8 तक जो है इसको अनिवार्य बना दिया गया है। नेक्स्ट आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है क्वेश्चन। भारत सरकार की कौन सी योजना ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या स्मार्ट सिटी इंडिया? तो डिजिटल इंडिया जो है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो साथियों याद रखिएगा ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो क्या है? सरकारी सेवाओं को क्या करना? ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ये है ई गवर्नेंस का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से संबंधित कि आपको बताना है इसमें ई गवर्नेंस का घटक नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, C2G सिटीजन टू गवर्नमेंट। तो यही आपका नहीं होगा, सिटीजन टू गवर्नमेंट जो है ई गवर्नेंस का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से संबंधित ई गवर्नेंस का उदाहरण बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑनलाइन कर भुगतान, मैनुअल पासपोर्ट आवेदन, ऑफलाइन पेंशन वितरण या डाक द्वारा बिल भुगतान। तो ऑनलाइन कर भुगतान जो होता है ई गवर्नेंस का क्या है? उदाहरण है। याद रखिएगा ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन है शिक्षण कौशल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है? प्रभावी संप्रेषण, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन तकनीक या वित्तीय प्रबंधन? तो वित्तीय प्रबंधन इसमें शामिल नहीं होता है शिक्षण कौशल में। बाकी प्रभावी संप्रेषण, कक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन तकनीक जो है शामिल होती हैं। नेक्स्ट है ब्लूम का टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो शिक्षण उद्देश्यों का इसमें वर्गीकरण किया गया है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है कक्षा अनुशासन से संबंधित है, विद्यालय अनुशासन से संबंधित है। ये भी टॉपिक आपके मेंशन है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले उसमें। तो इसमें क्वेश्चन है कि कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कठोर दंड देना, स्पष्ट नियम स्थापित करना या अनदेखा करना छात्रों को, या स्वतंत्र छोड़ देना? तो स्पष्ट नियम जो है स्थापित करना ही जो है कक्षा अनुशासन को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट है विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय जो अनुशासन होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों याद रखिएगा एक सुरक्षित और उत्पादक और सीखने का वातावरण जो है सुनिश्चित करना ही जो है विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, कि जो विद्यालय का वातावरण हो सुरक्षित हो, प्रोडक्टिव हो, जिससे कि जो छात्र हैं वो सीख सकें। नेक्स्ट है आपका
कंप्यूटर से रिलेटेड है। शिक्षा में कंप्यूटर का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? शिक्षण उपकरण के रूप में, प्रशासनिक सहायता के रूप में, अनुसंधान उपकरण के रूप में या सभी के रूप में? तो सभी के रूप में किया जाता है। शिक्षण उपकरण के रूप में भी, प्रशासनिक सहायता के रूप में भी और अनुसंधान उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधारना, या विद्यालय भवनों का निर्माण करना, वित्तीय प्रबंधन या खेल गतिविधियों का आयोजन करना। तो सिंपल सा है, जो शैक्षिक तकनीकी होती है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको सुधारना होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है, शिक्षकों का मूल्यांकन, या विद्यालय की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन, या प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन। तो याद रखिएगा, शैक्षणिक मूल्यांकन का जो अर्थ मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों को सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो को बताना है। प्रारंभिक मूल्यांकन, संवेदी मूल्यांकन, संक्षिप्त मूल्यांकन या निरंतर मूल्यांकन। तो आपका जो संवेदी मूल्यांकन होता है ये शैक्षणिक मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों में मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो यह शिक्षण को अधिक आकर्षक बनाता है, कार्यभार को बढ़ाता है शिक्षकों की, या विचलित करता है, या जटिल बनाता है? तो सिंपल से इसका आंसर है ये शिक्षण को क्या करता है? आकर्षक बनाता है, याद रखिएगा। मल्टीमीडिया का अगर हम उपयोग करें, ऑडियो वीडियो वगैरह अगर हम यूज़ करें तो इससे शिक्षण क्या होगा आपका और आकर्षक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या नियम ही बदल देना चाहिए? तो सिंपल सा इसका आंसर है छात्रों के साथ क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर आधारित जो है शिक्षण से क्या लाभ होता है? व्यक्तिगत सीखने की गति इसमें समर्थन मिलता है, या शिक्षकों की आवश्यकताओं को से समाप्त करता है, शिक्षा की गुणवत्ता को कम करता है, या छात्रों को आलसी बनाता है? तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर आधारित जो होता है अधिगम, ये व्यक्तिगत सीखने की गति को क्या करता है? समर्थन देता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग स्किल से संबंधित है। एक प्रभावी शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो सबसे अच्छा जो है संप्रेषण कौशल होना चाहिए उसका, शिक्षक का जो प्रभावी जो है गुण होना चाहिए, न कि अनुशासनहीनता, कठोर व्यवहार और एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। एक अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है? व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, संवादात्मक विधि या मौन अध्ययन? तो याद रखिएगा संवादात्मक जो विधि होती है कम्युनिकेशन टाइप का, तो वो जो होती है सक्रिय भागीदारी को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? शिक्षण में जो प्रेरणा है उसका क्या महत्व होता है? या सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, या अनुशासन की कमी को बढ़ाता है, या केवल शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, या पाठ्यक्रम को कठिन बनाता है? तो जो प्रेरणा होती है वो क्या करता है? सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, यानी कि मोटिवेशन जो है आपका जितना अच्छा होगा वो क्या करेगा? सीखने को अधिक सुगम बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधियों से संबंधित है क्वेश्चन। शिक्षण की कौन सी विधि प्रायोगिक अनुभव प्रदान करती है? क्वेश्चन है शिक्षण की कौन सी विधि जो है प्रायोगिक अनुभव प्रदान करती है? प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, या फिर मौखिक परीक्षा विधि, या फिर आपका पूछ रहा है पारंपरिक विधि? जो प्रयोगशाला विधि है वो क्या करती है? प्रायोगिक अनुभव प्रदान करती है, याद रखिएगा। शिक्षण प्रविधियों से संबंधित ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्रविधियों से संबंधित ब्लैक बोर्ड शिक्षण का कौन सा तरीका है? दृश्य, श्रव्य, या व्यवहारिक, या स्व अध्ययन? तो याद रखिएगा ब्लैक बोर्ड जो है आपका किस तरह का है? दृश्य विधि है। यहाँ पर याद रखिएगा शिक्षण जो होता है ब्लैक बोर्ड से दृश्य विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो शिक्षण को रुचिकर बनाना होता है, याद रखिएगा। शिक्षण को क्या करना? रुचिकर बनाना होता है मल्टीमीडिया का उपयोग, नहीं कि छात्रों को कंप्यूटर का अभ्यास देना या उच्च शिक्षा में उपयोग करना, नहीं शिक्षकों की भूमिका को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासनहीनता को रोकने के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक है? तो विद्यालय में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए तकनीकी कौन सी तकनीकी जो है प्रभावी हो सकती है? छात्रों की भागीदारी, सकारात्मक भागीदारी, छात्रों को सजा देना, या छात्रों को अनदेखा करना, या कठोर कानून अनुशासन लागू करना? तो छात्रों की जो सकारात्मक भागीदारी होती है वो क्या होती है? कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए प्रभावी तकनीक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित। शैक्षणिक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी कि एफए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है या परीक्षा परिणाम देखना होता है, छात्रों को अनुशासित करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। तो याद रखिएगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो छात्र की सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सारांशात्मक मूल्यांकन किस स्तर पर किया जाता है? पाठ्यक्रम के अंत में, पाठ्यक्रम की शुरुआत में, या किसी भी समय, या फिर प्राथमिक शिक्षा में? तो पाठ्यक्रम की जो है अंत में जो है ये सारांशात्मक जो है मूल्यांकन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूजीसी की जगह किस निकाय का गठन किया जाएगा? यूजीसी को भंग कर दिया जाएगा और उसकी जगह किस निकाय का गठन किया जाएगा? एनईपी 2020 की तरह एनटीए का, एचईसीआई का, एनसीएफ का, या एनईईटी का? फुल फॉर्म आपके सामने रखे हुए हैं। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके अनुसार जो है उसने कहा है कि यूजीसी को आप हटा दीजिए, उसकी जगह आप किसका गठन कीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एचईसीआई यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करने का इसने सुझाव दिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षण में रोल प्ले विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा जो शिक्षण है रोल प्ले करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में जो है सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें ढालना, यानी कि सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार जो है उनको ढालना रहता है इस रोल प्ले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप्ड क्लासरूम पद्धति में किसी प्राथमिकता दी जाती है? तो याद रखिएगा जो फ्लिप्ड क्लासरूम होता है उसमें घर पर शिक्षार्थियों की स्वशिक्षा और कक्षा में व्यवहारिक अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट है, गणितीय अवधारणाओं को सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो व्याख्यान, या परियोजना, या खोज आधारित, या मौखिक पुनरावृत्ति? तो याद रखिएगा जो गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का जो है प्रभावी तरीका है खोज आधारित शिक्षण जो है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म शिक्षण सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, वाइगोस्की, या जॉन डीवी? तो याद रखिएगा जीन पियाजे जो थे इसके मुख्य प्रस्तावक थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सहकर्मी अवलोकन पीर ऑब्जर्वेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो पीर ऑब्जर्वेशन का जो मुख्य लाभ होता है याद रखिएगा शिक्षकों को परस्पर सीखने का इसमें अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुशासनात्मक मॉडल जो था ये इसका प्रस्ताव किसने दिया था? अनुशासनात्मक मॉडल जो था आपका कोलबर्ग ने, डेविस कोलब ने, लीव वाइगोस्की, या बंडूरा होगा, अल्बर्ट बंडूरा है, याद रखिएगा इसको, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। तो शिक्षा में जो अनुशासनात्मक मॉडल था वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संलग्न मूल्यांकन, एम्बेडेड असेसमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एम्बेडेड जो असेसमेंट होता है, संलग्न मूल्यांकन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन, पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद मूल्यांकन, केवल बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन, या छात्रों की मनोवैज्ञानिक जाँच? तो याद रखिएगा जो संलग्न मूल्यांकन यानी कि एम्बेडेड असेसमेंट होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करना होता है। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में आज इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम सेक्शन में पढ़ेंगे आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लग रही है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो साथियों सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई है? लोथल में पाई गई है, रंगपुर में, हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो में? तो याद रखिएगा ये नटराज की जो मूर्ति है वो हड़प्पा में पाई गई है, हड़प्पा में पाई गई है नटराज की मूर्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सल्तनत शासक जो था गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया और वहां शासन किया? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन ने जो है ये दिल्ली में जो कब्जा किया था वो किया था 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी के बीच में। गयासुद्दीन बलबन याद रखिएगा गुलाम वंश का नवा सुल्तान था। ये कौन सा सुल्तान था? नवा सुल्तान था गुलाम वंश का, ये भी याद रखिएगा। और इसकी दरबार में जो थी दो प्रथाएं इंपॉर्टेंट हैं, दो प्रथाएं इसने चलाई थी अपने राज दरबार में। एक है इसमें सिजदा, ये क्या आपका सिजदा है, और दूसरी है आपकी
पाबोस, याद रखिएगा सिजदा एवं पाबोस जो प्रथा थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किसने चलाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान जो था गयासुद्दीन बलबन, उसकी पैर जो है चूमना, ये प्रथा उसने चलाई थी। और साथ ही साथ इसने जो है अपने विरोधियों के प्रति जो है कठोर नीति भी अपनाता था, और उस नीति को हम बोलते हैं लौह और रक्त की नीति। तो लौह और रक्त की नीति भी जो है बलबन ने जो है चलाई थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, जो एक इसमें था नसरुद्दीन महमूद जो था बलबन को, उसने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी गयासुद्दीन बलबन को, और किसने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने इसको प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इसमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाहजहां को दी थी, औरंगजेब को, बहादुर शाह जफर को, या फिर जहांगीर को? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1608 में, याद रखिएगा 1608 में जो है इंग्लैंड के जो राजा थी जेम्स प्रथम, इसके समय जो था एक वहाँ का दूत था, उस वहाँ का जेम्स प्रथम का, उसका नाम था हॉकिंस, याद रखिए कैप्टन हॉकिंस, वो सूरत पहुँचा था, और उसके बाद वह आगरा में मिलने गया था जहांगीर से। याद रखिएगा, इंग्लैंड की राजा जेम्स प्रथम के समय कैप्टन हॉकिंस सूरत आया था, और उसके बाद वह सम्राट जहांगीर से मिला था, और जहांगीर ने फिर इसको क्या है अनुमति दी थी सूरत में अपना कारखाना खोलने की। और अंततः जो है 1613 में, कब है? 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। तो याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक रहे हैं? तो केसरी जो है आपका मराठी समाचार पत्र, उसके संस्थापक कौन हैं, संपादक कौन है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बाल गंगाधर तिलक जो हैं केसरी के क्या हैं? संपादक भी हैं और संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? 29, 28, 26 या 27? तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अनुच्छेद नंबर क्या है आपका? 29 है। और अनुच्छेद जो है आपका 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, और 27 जो है धर्म से संबंधित है, और जो 28 है वो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताना है आपको, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन, सुचेता कृपलानी या राजकुमारी अमृत कौर। याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति। और इसका डेट भी याद रखिएगा, 2007 से लेकर के 2012 तक ये जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखिएगा, ये प्रतिनिधित्व करते हैं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो इन्होंने 2014 में अपना चुनाव जीता था, वो किन 2 सीटों से जीता था, या फिर कौन सी सीट को छोड़ करके वाराणसी से इन्होंने अपना जो है लोकसभा का जो है इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया? तो याद रखिएगा, बड़ोदरा सीट से इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया था। हालांकि दोनों सीट से जीते थे, वडोदरा से भी और वाराणसी से भी 14 में, बट उसके बाद इन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी, और अभी तक जो है इसमें वाराणसी से जो है ये लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या जगजीवन राम? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, और अंतिम जो थे वो आपके लाल कृष्ण आडवाणी थे। हालांकि भारत में जो है उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, कोई संवैधानिक पद नहीं होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम योग्यता पूछ रहा है, क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का? 30 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का या लोकसभा का? तो याद रखिएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए, और वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन जो है लोकसभा है लिखा है इसलिए, बट वो है राज्यसभा का भी जो है सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी या राज्यसभा, किसी भी एक का होना चाहिए। बट उम्र जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, बट जो है पहली प्रायोरिटी लोकसभा को यहाँ पर दी गई है, दी जाएगी ऑप्शन के हिसाब से, तो इसलिए लोकसभा का सदस्य होना ही चाहिए। अगर लोकसभा का नहीं है तो एटलीस्ट
राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर वो किसी भी सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर जो है किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों। जैसे कि राज्यसभा के थे, इससे पहले आपके मनमोहन सिंह जो थे असम राज्यसभा से थे वो थे, और अभी जो है आपके प्रधानमंत्री जो हैं आपके वाराणसी से हैं, लोकसभा से हैं जबकि वो, और 25 वर्ष याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है लगभग, तो ये याद रखिएगा जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल स्टडी से, साइंस से रिलेटेड है भी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जो सांद्रता होती है वो होती है आपकी 0.38%, यानी कि लगभग 0.04 के करीब जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा होती है 78% अप्रॉक्स। उसके बाद ऑक्सीजन की भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन की होती है आपकी 20% अप्रॉक्स। और ऑर्गन की भी याद रखिएगा, ऑर्गन जो होता है AR इसका होता है सिंबल, और इसका लगता है 0.93% रहता है ऑर्गन की मात्रा जो होती है। और बाकी जो होते हैं छोटे अल्प मात्रा में होती हैं हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह। और जल वाष्प जो होती है आपकी, जल वाष्प भी होती है उसमें आपका वायुमंडल में, तो वो लगभग 5% तक होती है। तो ये अप्रोक्स डाटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंपास, स्टेपीज, सवाना, प्रेरी, ये क्या है आपकी, तो याद रखिएगा जो आपके पंपास हैं, स्टेपीज हैं, सवाना हैं, ये सभी क्या हैं, घास के मैदान हैं। क्या हैं ये, घास के मैदान हैं, याद रखिएगा। ये क्या है आपके घास के मैदान हैं। इसमें भी याद रखिएगा आप जो है सवाना जो है आपका, ये सवाना कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में है, और ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखिएगा। पंपास की बात करें तो पंपास कहाँ है ये घास के मैदान, ये भी याद रखिए अर्जेंटीना में है, तो देश याद रखिएगा। प्रेरीज जो है ये आपका शीतोष्ण है, पंपास और प्रेरीज। पेरीज है आपका उत्तर अमेरिका में, ये कहाँ पर आपका उत्तर अमेरिका में है पेरीज। और स्टेपीज जो है मध्य एशिया में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर के अबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। कहने का है गुरु शिखर जो पर्वत है कह रहा है कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। याद रखिएगा गुरु शिखर जो पर्वत है अरावली पर्वत में है, ये आपका राजस्थान में है। अरावली पर्वत में की सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है अरावली पर्वत का वो गुरु शिखर, याद रखिएगा। और ये लगभग है आपका 1722 मीटर जो है ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत और चीन की मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में से शामिल नहीं है, पूछ रहा है आपको कौन सा नहीं है। इनकी 4 में से 3 तो हैं भारत और चीन की बीच व्यापारिक जांच चौकियां, बट एक नहीं है, तो यही आपको बताना है। लिपुलेख दर्रा, खैबर दर्रा, नाथुला दर्रा और शिपिकिला दर्रा। तो याद रखिएगा जो खैबर दर्रा है वो नहीं है आपका, तो खैबर दर्रा जो है ये किसके बीच है, याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है ये खैबर दर्रा। जबकि आपको पता ही है लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है आपका, भारत और तिब्बत से यहाँ पर व्यापार होता है, यहाँ पर तिब्बत जो कि चीन का ही हिस्सा है अभी फिलहाल। नाथुला दर्रा जो है आपका ये सिक्किम राज्य में है, ये भी तिब्बत से ही जुड़ा हुआ है। और शिपिकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिए। तो शिपिकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और लिपुलेख दर्रा आपको पता है उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो याद रखिएगा जो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है वो क्या है, शिक्षण होता है। जबकि कृषि हो गया और वानिकी हो गया ये प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। सूती कपड़े या इनसे बने जो उत्पाद होते हैं ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो कृषि और वानिकी जो है प्रथम श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक होते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। और जो शिक्षण होता है यानी कि हम सर्विस दे रहे हैं तो शिक्षण जो होता है आपका तृतीय क्षेत्र होता है।
इसी तरह से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बैंकिंग, शिक्षा या विनिर्माण? तो याद रखिएगा इसमें खनन आएगा। खनन आपकी किस में आ जाएगी? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी, बाकी आपके तृतीय क्षेत्र हो जाएंगी, क्योंकि खनन भी किससे जुड़ा हुआ है? मेनली आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऐसी गतिविधि जो पर्यावरण से, कृषि से, इन चीज़ों से जुड़ा रहता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसलिए खनन क्या होगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस क्षेत्र में नियोजित है? तो याद रखिएगा जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें जो है भारत की जनसंख्या जो है अधिकतर जो है नियोजित है, लगभग 54.6% जो है नियोजित है। नेक्स्ट है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ज्वारी वन जो है इनकी झीलों को जो है आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। ज्वारी वन कहने का मतलब आपका मैंग्रोव या दलदली जो है वन कहे जाते हैं या डेल्टाई वन कहलाए जाते हैं, और इस तरह के जो वन होते हैं हमको झीलों या डेल्टा के नज़दीक में मिलते हैं, तो इसलिए भारत में जो है झीलों को जो हम आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसका संबंध जो है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? तो याद रखिएगा जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको कम करने का जो संबंध है वो जो है आपका UNCED से है। इंपॉर्टेंट है, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ये जो है आपका वैश्विक जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए गठित किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, ये गठन किया गया था 1992 में। इम्पोर्टेंट है ये ईयर, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये आपका हुआ था 1992 में। याद रखिएगा सम्मेलन, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको हम? पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में आपका 1992 में। तो वहीं पर ही जो है ये आपका UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। तो और यही जो संस्था जो है, यही जो है आपका जितनी भी पर्यावरणीय जो समस्याएं होती हैं उनको कम करने में यही भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992, देखो वही क्वेश्चन आएगा दोबारा। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा उस टाइम जो है 172 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था। जून 2092, ये भी याद रखिएगा जून के महीने में हुआ था ये। 3 जून से लेके 14 जून, 3 जून से लेके 14 जून के बीच ये जो है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर ही हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ है? मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में जो है इसका मुख्य कार्यालय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ है? तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है दोस्तों ये है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों याद रखिएगा, P होता है mv। P mv, m मीन्स होता है द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है? 50 किलोग्राम है। v यानी कि आपका वेग कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? आपका आ जाएगा ये 300 आ जाएगा। 50 और 6 आपका गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30, 0 का 0 यानी 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा समीकरण वेग समय के संबंध को दर्शाता है? तो याद रखिएगा इसका जो क्वेश्चन रहेगा आपका v = u+at। v जो है आपका अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है, a जो है आपका त्वरण होता है और t जो है आपका समय है। तो याद रखिएगा v = u+at, ये जो है वेग समय के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक होता है आपका, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस को हम जो है अम्ल और क्षार को जो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, तो ये किससे बनता है? तो याद रखिएगा ये बनता है आपका लाइकेन से बनता है। तो लिटमस पेपर बनता है लाइकेन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य सभी से मिलकर बना हुआ है। यानी जो फ्लोएम एक ऊतक होता है, संवहन ऊतक होता है, स्थायी ऊतक होता है, पौधों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये आपका संवहन ऊतक है, स्थायी ऊतक है, और यह फ्लोएम आपके पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम का जो काम होता है, ये पौधों में जो बना भोजन होता है, पत्तियों में जो बना भोजन होता है, उसको पौधे के सभी भागों को पहुंचाने का काम करता है। जबकि जाइलम जो होता है वो भी एक संवहन ऊतक होता है, स्थायी ऊतक होता है, जटिल स्थायी ऊतक होता है। वो क्या करता है, आपका जल हो गया, खनिज होगा, वो क्या करता है, जड़ से लेकर के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो है फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। तो वह पूछा इनमें से किसके अलावा जो है वह है बना हुआ है। तो ये फ्लोएम वाहिकाओं से मिल के नहीं बना होता है। बाकी जो फ्लोएम होता है वो चालनीय नलिकाओं, सह कोशिकाओं, फ्लोएम तंतु से मिलकर बना होता है। यहाँ फ्लोएम मृदुतक आएगा, वाहिका नहीं आएगा। तो इसलिए जो है अतिरिक्त पूछा है, याद रखिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना, यानी कि फ्लोएम जो है आपका चालनी नलिकाओं से भी बना होता है, सहकोशिकाओं से बना होता है, सखी कोशिकाएं भी बोलते हैं, फ्लोएम तंतु से भी बना होता है, बट फ्लोएम वाहिकाओं से नहीं बना हुआ है। तो आंसर आपका बी रहेगा, फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका की जगह यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा या फ्लोएम मृदुतक कहते हैं इसको, उससे मिलकर बना होता है। 4 कोशिका याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है। तो जाइलम, स्केरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फ्लोएम। तो याद रखिएगा, पौधों में लचीलापन जो है कोलेनकाइमा के कारण आता है। कोलेनकाइमा भी क्या हो, ऊतक होता है। नेक्स्ट है, वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, पेट्रोल और डीजल जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है। राई की, मक्का, गेहूं, चावल। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती की है भारत में की जाती है। यह भी याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो है आपका कटक, उड़ीसा में जगह है कटक। तो वहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो वो मनीला में है। कहाँ है, मनीला में है। फिलीपींस की जो है राजधानी मनीला है। तो वहाँ पर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है शोध संस्थान है किसका, चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, राजा रणधीर सिंह को जो है सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेल की प्रदर्शन में जो है भारत के किस खेल को शामिल किया जाएगा। योग को, कबड्डी को, कुश्ती को या मलखम्ब को। तो याद रखिएगा, 2026 में जो आपके एशियाई खेल होने हैं उसमें जो है आपको जो है योग जो है ये भी देखने को मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा, जो 2026 के जो खेल हैं एशियाई खेल वो कहाँ आयोजित की जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये जापान में आयोजित की जाएंगे। कहाँ आयोजित की जाएंगे, जापान में आयोजित की जाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसी लग रही है वीडियो, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं 1-2 क्वेश्चन। नवंबर 2024 में भारत का पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। याद रखिएगा, ये अमित शाह को चुना गया। सितंबर 2024 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, राजेश वर्मा को जो है सितंबर 2024 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो साथियों, ये थे आपके जनरल स्टडी से संबंधित, जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित जो है आपके इम्पोर्टेंट MCQs। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस, जनरल स्टडी से ही संबंधित होंगे, बट वो उत्तराखंड से संबंधित होंगे। तो उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित। औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था।
मोहन सिंह को, राम सिंह को, श्याम सिंह को या मान सिंह को? याद रखिएगा औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में जो है मान सिंह को भेजा था। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकट्टी रानी शासन कर रही थी? कहने का मतलब है जो नागकट्टी रानी थी, जिसको हम रानी कर्णावती के नाम से भी जानते हैं, तो वह किसकी संरक्षिका के रूप में जो है गढ़वाल पर शासन कर रही थी? तो याद रखिएगा पृथ्वीपति शाह की जो है संरक्षिका के रूप में वह शासन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलाड़ी आंदोलन की शुरुआत किस घाटी में हुई थी? लाखामंडल में, नौगांव में, राजगढ़ी में या रवाई में? याद रखिएगा रवाई घाटी में जो है, टिहरी में रवाई घाटी में जो है तिलाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी याद रखिएगा कब हुई थी? 30 मई को, 30 मई को हुई थी। और ये भी याद रखिए कौन सा साल था? 1930। ठीक है, 30 याद रखिएगा। टिहरी गढ़वाल में जो है जो राज्य की वन नीति थी उसके खिलाफ जो है तिलाड़ी में जो है यहाँ पर जो है आंदोलन की, वन नीति के खिलाफ जो है आंदोलन की वहाँ यहाँ पर आंदोलन हुआ था रवाई घाटी में। याद रखिएगा टिहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य की मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर रख दिया था? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या सुदर्शन शाह? याद रखिएगा नरेंद्र शाह ने जो है मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट है, कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह? याद रखिएगा कीर्ति शाह को जो है अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। साथ ही इन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी। ये भी याद रखिएगा सर की भी उपाधि इनको दी गई थी। यानी इन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए, जिस कारण इनको टिहरी का अशोक भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण या नारद पुराण? तो याद रखिएगा स्कंद पुराण जो कि सबसे बड़ा पुराण है, इसमें हरिद्वार का जो नाम है मायापुरी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? कुमाऊं का चाणक्य याद रखिएगा पंडित हर्षदेव जोशी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ, वो स्थान बताना है। नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत? तो याद रखिएगा अल्मोड़ा जो है इसका आंसर है। और ये भी याद रखिएगा जो अल्मोड़ा में नंदा देवी है, यहाँ पर जो है नंदा देवी मेला लगता है। और इतिहासकारों का मानना है कि जो चंद वंश का जो राजा थे बाज बहादुर चंद, वो जो है नंदा देवी की जो प्रतिमा है उसको गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चौफुला क्या है? आपको बताना है चौफुला क्या है। आभूषण है, अभिलेख है, नृत्य है या फिर गुफा है? तो याद रखिएगा साथियों चौफुला क्या है? इसका चौफुला का मतलब होता है नृत्य। चौफुला क्या है? नृत्य है। गढ़वाल में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। वसंत ऋतु में यह चौफुला जो है नृत्य किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष पर हुआ था? इसका प्रारंभ अल्मोड़ा अखबार 1870 में, 78 में, 71 में या फिर 1948 में? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इसमें यह अखबार जो है अल्मोड़ा जो अखबार है बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा 1871 में जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति को शौका के नाम से जाना था? शौका जनजाति किसे कहते हैं? याद रखिएगा भोटिया जनजाति को हम शौका जनजाति भी बोलते हैं। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2000 में, 2004 में, 5 में या फिर 7 में? तो याद रखिएगा 2005 में उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नवीन पंचायती राज प्रणाली के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल समिति, जो ग्राम पंचायत होती है इसमें कुल कितनी समितियां होती हैं? 5, 6, 7 या फिर 10? तो याद रखिएगा कुल 6 समितियां इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण जो था उसका कारण क्या था? तो याद रखिएगा जो पृथक उत्तराखंड राज्य बना उसका कारण था असंतुलित विकास और पिछड़ापन।
नेक्स्ट है समग्र शिक्षा योजना जो है आपकी वो कब प्रारंभ हुई थी, समग्र शिक्षा योजना। तो ये 2018 में जो है समग्र शिक्षा अभियान योजना जो है प्रारंभ हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, याद रखिएगा रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम बताएं। तो याद रखिएगा जो उत्तराखंड के ही नहीं ये देश के भी जो है पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं, तो याद रखिएगा वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 में इनको मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 उसके बाद जो है ये व्यापार बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हम हिल स्टेशन यानी पहाड़ों की रानी कहते हैं, रानीखेत, नैनीताल को, चकराता को या कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। पहाड़ों की जो रानी है उसको हम बोलते हैं मसूरी, मसूरी को हम क्या बोलते हैं पहाड़ों की रानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में क्वेश्चन है आपको मिलान करना है। तो पहाड़ों की रानी अभी मैंने आपको बताया पहाड़ों की रानी क्या है मसूरी है, गोचर का है आपका चमोली में है, धार्मिक शहर कौन सा आपका हरिद्वार है, तालों का शहर क्या है आपका नैनीताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ आपदा कब आई थी, जुलाई 2013 में, जून 2012 में, सितंबर 2013 में या जून 2013 में। तो याद रखिएगा जून 2013 में जो है केदारनाथ जो है आपदा आई थी। डेट याद रख लीजिए फिक्स 16 जून 2013 को जो है ये आपदा आई थी केदारनाथ की। नेक्स्ट है चैमू देवता की जो उपासना है किसके संरक्षण हेतु की जाती है, वन, जल स्रोत, फसल या पशुधन। तो याद रखिएगा पशुधन जो है चैमू देवता की उपासना जो है वो किससे संबंध है, पशुधन से संबंधित है, उसकी यहाँ पर जो है संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेतवाड़, उत्तरकाशी में एक जगह है नेतवाड़, वहाँ पर जो है कर्ण और दुर्योधन की जो है पूजा की जाती है, याद रखिएगा उत्तरकाशी में नेतवाड़ में, याद रखिएगा उत्तरकाशी में नेतवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेम मुखेम किस लिए प्रसिद्ध है, देवी मंदिर के लिए, नरसिंह मंदिर के लिए, नागराजा मंदिर के लिए या शिव मंदिर के लिए। तो याद रखिएगा शेम मुखेम ये नागराजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, टिहरी गढ़वाल में यह स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर है नागराजा मंदिर। इसको हम पांचवा धाम भी बोलते हैं, उत्तराखंड का पांचवा धाम जो है आपका ये शेम मुखेम यानी कि आपका नागराज मंदिर कहा जाता है। यहाँ एक भव्य मेले भी लगता है हर 3 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, आइस हॉकिंग, पैराग्लाइडिंग, कैनोइंग या राफ्टिंग। तो याद रखिएगा ये जो है आपका धारचूला जो है यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा राफ्टिंग जो रिवर राफ्टिंग होती है वो ऋषिकेश में होती है, यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग होती है। धारचूला में क्या होगी पैराग्लाइडिंग, एक बार आप चेक करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक हथिया जो नौला है वो स्थित है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, बगजी, बेदनी, दियारा या दोनों, बगजी और बेदनी। तो याद रखिएगा जो दियारा बुग्याल है वो जो है आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है, दियारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। बाकी आपका बगजी हो गया और बेदनी हो गई, दोनों के हैं आपके चमोली जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ जनपद में यह है सोना पानी ग्लेशियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। उत्तराखंड का पामीर रानीखेत को कहते हैं, देवाल को बोलते हैं, ताकुला को बोलते हैं, दूधातोली को बोलते हैं। तो याद रखिएगा दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार या देहरादून? तो याद रखिएगा, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। साथियों, अगर हम चमोली जिले के बुग्याल की बात करें तो चमोली जिले में बेदिनी बुग्याल है, फूलों की घाटी है जिसको नंदन कानन भी बोलते हैं। ओली है आपका, बगजी है, कैला है आपका बुग्याल, मननी बुग्याल है, देवतोली बुग्याल है। याद रखिएगा इन बुग्यालों को जो चमोली जिले के हैं। बेदिनी बुग्याल, फूलों की घाटी, ओली, बगजी, कैला, मननी और देवतोली। साथियों, अगर हम उत्तरकाशी जिले की जो बुग्याल है उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है द्यारा बुग्याल। यहाँ पर अंडूरी जो है महोत्सव होता है, मक्खन की होली खेली जाती है यहाँ पर। तपोवन बुग्याल है, सूर्या टॉप बुग्याल है, गिराडा बुग्याल है, जमतारा बुग्याल है, माणातोली बुग्याल है और सोनगाड़ बुग्याल है। तो यह उत्तरकाशी जिले के महत्वपूर्ण जो है बुग्याल। मैं एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ। द्यारा, तपोवन, सूर्या टॉप, गिराडा, जमतारा, माणातोली, सोनगाड़, ये महत्वपूर्ण है और भी हैं, वैसे मैंने आपको महत्वपूर्ण ही बताए हैं। नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ते हैं। जनरल हिंदी से संबंधित, सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसमें हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs। हिंदी में से सबसे पहला क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध करना है आपको। तो वाक्य कौन सा शुद्ध है? आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। तो घटना लिखा है, दीपावली की घटना कहाँ होती है? भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। शुद्ध वाक्य होगा आपका, माँ बच्चा दोनों ही गायब हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है, ये प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, अदरक का तद्भव क्या है? अदरक, अदरक, आर्द्र या अदरक? तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो इस ऑप्शन में से रहेगा आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अदरक जो है आपका सही आंसर रहेगा। अदरक का तद्भव, यानी कि आपका अदरक क्या है? तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप है अदरक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आदर्शिका का तद्भव शब्द बताना है, यानी कि आदर्शिका एक तरह से आपका तत्सम हो गया, तो इसका तद्भव हो जाएगा आपका आरसी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कुक्षी आपका तत्सम है और इसका तद्भव बताना है, तो कुक्षी का जो तद्भव होता है वो कोग होता है, याद रखिएगा। अगर हम अक्षी की बात करें तो ये जो अक्षी है ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो आंख हो जाएगा। और ये आंत लिखा हुआ है, तो आंत क्या है? आपका तद्भव है। अगर इसकी तत्सम की बात करें तो इसका जो तत्सम होगा वह आंत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनघ का विलोम क्या होगा? अनघ का विलोम होगा साथियों अघी। अनघ मीन्स होता है दोष युक्त और अघी मीन्स हो जाता है दोष रहित। नेक्स्ट है, विज्ञ का विलोम बताना है। विज्ञ का मीन्स होता है, विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, नेक्स्ट आंख का पर्यायवाची शब्द अगर हम पूछें तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लोचन, याद रखिएगा। आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है लोचन होता है, नेत्र भी होता है, नयन भी होता है और चक्षु भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें अक्ष की, ये अक्ष है यहाँ पर, इसका अगर पर्यायवाची शब्द आ जाए तो अक्ष का प्रतिबिंब होता है, छाया होता है। और नजरिया, यहाँ पर नजरिया है तो नजरिया का होता है दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को आपको छांटना है। कौन सा असंगत है आपको ये बताना है। नेक्स्ट इसमें है आपका, जैसे बादल है तो बादल का क्या होता है? जलधर, मेघ, वारिद। क्या है सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका हाथी, तो हाथी का गज, हस्ती और केसरी, तो क्या ये सही है? तो गज, हाथी का क्या होता है? गज होता है, हस्ती होता है, केसरी होता है, ठीक है। तो ये आपका असंगत है,
ठीक है, याद रखिएगा। केसरी यहाँ पर जो है, केसरी जो होता है सिंह का पर्यायवाची होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कौन असंगत है, तो उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो असंगत आपको छांटना है, तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका सही है। घर का जो पर्यायवाची होता है ग्रह होता है, निकेतन होता है, आलय होता है, सूरज का होता है सूर्य, भानु और दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक आपको शुद्ध शब्द छांटना है। पर इसमें जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे हम क्या बोल देंगे? तो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान स्पेलिंग लिखी हुई है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा रहेगा आपका? शुद्ध बताना है और एक शब्द भी बताना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो गया, तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ इस पर अंतर्ध्यान ऐसे लिखेंगे इसको। और जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसको बोलते हैं अंतर्ध्यान। ठीक है, और लिखेंगे किस तरह से? इसको शुद्ध रूप भी लिखना है तो अ लिखेंगे, आधा नौ लिखेंगे, तो लिखेंगे और ध के ऊपर रो लगाएंगे, अंतर्ध्यान। जिसे जीता न जा सके उस वाक्य के लिए हमको एक शब्द का प्रयोग करना है। तो जिसे जीता न जा सके उसे बोलते हैं अजेय, याद रखना। जिसे जीता न जा सके अजेय बोलते हैं। और जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत। जिसका अंत न हो उसे अनंत बोलते हैं। जो बहुत गहरा हो उसको बोलते हैं अगाध। जो बहुत गहरा हो उसे क्या बोलते हैं? अगाध बोलते हैं। और जो गाया न जा सके उसे बोलते हैं अगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो आपको बताना है खुश, उन, कम, गैर। ये उन जो है आपका उर्दू का जो है उपसर्ग नहीं है, बल्कि हिंदी का है। जैसे 49 है, 29 है, तो ये आपका किसका है? हिंदी का उपसर्ग है। बाकी खुश हो गया, कम हो गया और गैर हो गया, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं और उन 4 विकल्पों में से आपको बताना है सही विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला शब्द है आपका अलगरज। पहला है अलगरज। क्या इसमें प्रत्यय लगा हुआ है? चौराहा, गंवार, नास्तिक। तो गंवार में लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंत में लग करके एक नया उसका वर्ड शब्द बना देते हैं, तो यहाँ पर आर या जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो, और पहला पद क्या हो उसमें प्रधान हो, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, या फिर द्विगु समास बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा जो समास होता है जिसमें अव्यय पहला होता है और पहला पद ही क्या होता है इसमें प्रधान होता है, उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपका है प्रतिदिन, ठीक है, या यथा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचामृत में कौन सा समास है? आपको बताना है। तत्पुरुष है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव है, या द्वंद्व समास है। तो याद रखिएगा, पंचामृत में आपका जो है जहाँ पर जो है नंबर्स आ रहे हैं ना, पंचामृत में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? द्विगु समास रहेगा। याद रखिएगा, पंचामृत में द्विगु समास है। जैसे त्रिफला है, 3 आ गया ना, तो इसमें भी आपका द्विगु समास है। चौराहा है, चौराहे में भी क्या है आपका? द्विगु समास है। पंच तत्व में भी आपका द्विगु समास है। त्रिवेणी अगर आ गया, या दोपहर आ गया, या फिर अष्टाध्यायी है, ये भी आपके क्या है? द्विगु समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पत्रधन अलय, मरणधन असन, यथाधन आर, या वीरधन अंगना। तो यहाँ पर जो सही है आपका वीरधन अंगना यानी कि वीरांगना, यही आपका सही संधि विच्छेद है। और ये वीरधन अंगना यानी कि आपका वीरांगना, इसमें आपका कौन सा दीर्घ संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। पत्रधन अलय नहीं होगा, यहाँ पर पत्रधन आलय। अगर इसको आप सही करेंगे तो पत्रधन आलय होगा, दीर्घ संधि ही होगी। जहाँ पर लिखा है मरणधन असन लिखा है, तो आसन होगा, मरणासन जिसे हम बोलेंगे, दीर्घ संधि है। और यहाँ पर यथाधन आर्य नहीं होता है, यथा अर्थ आर्थ नहीं होता है, अ होता है, आखिरी जगह पर अ होगा, अर्थ। यथाधन अर्थ यानी कि यथार्थ, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, आपको बताना किस में नहीं है। इनकी 4 ऑप्शन में से किस 3 में तो है बट एक में नहीं है, तो वह कौन सी है? विस्मरण, अधोगति, यशोदा या बहिर्मुख। यानी याद रखिएगा विस्मरण में जो है आपकी विसर्ग संधि नहीं होती है। विधन स्मरण, इसका क्या होता है अगर विच्छेद करेंगे? विधन स्मरण होता है, याद रखिएगा विस्मरण का ये विसर्ग संधि यहाँ पर नहीं होगी। बाकी में देखो यहाँ पर है अधगति, तो अधोगति, अधः धन गति, अधोगति हो जाएगा। यशोदा, याद रखना यशोदा में यशः धन दा, यशोदा। और बहिर्मुख में हो जाएगा बहिः धन मुख, बहिर्मुख, याद रखिएगा इन तीनों में जो है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है आपका लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, यह मुँह और मसूर की दाल, यह मुँह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो इस लोकोक्ति का अर्थ याद रखिएगा अपनी औकात से बढ़कर करना या बढ़कर होना, इसको बोलते हैं अपने मुँह और मसूर की दाल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये है आपका लोकोक्ति, इसका अर्थ बताना है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन घड़ों पानी पड़ जाना, इसका सही अर्थ क्या है? तो घड़ों पानी पड़ जाने का जो सही अर्थ है वो होता है अत्यंत लज्जित होना, याद रखिएगा घड़ों पानी पड़ना मीन्स अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांग अड़ाना का अर्थ बताना है। टांग अड़ाना मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। इसका मतलब होता है अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट है मुंह का निवाला, इसका क्या अर्थ है? मुंह का निवाला का अर्थ होता है, याद रखिएगा बहुत आसान काम। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? कठोर परिश्रम करना। खो देना, इसके लिए सही मुहावरा आपको बताना है। खो देने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो याद रखना हाथ धोना इसके लिए सही मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोध करने का सही मुहावरा बताना है आपको। विरोध करना का सही मुहावरा क्या है? तो विरोध करना माने सिर उठाना। बुरी तरह हारना, इसके लिए सही मुहावरा आपको बताना है। बुरी तरह हारना मीन्स इसका सही मुहावरा होता है खून की खाना। खून की खाना मीन्स बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है नाश कर देने के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। नाश कर देना इसके लिए मुहावरा बताना है, तो उसके लिए मुहावरा है पानी फेर देना। पानी फेर देना, नाश कर देना। नेक्स्ट है अगर मगर करना का क्या अर्थ है? तो अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा कठिन परिस्थितियों में जो है पढ़ना, इसका जो है अर्थ होता है। साथियों नेक्स्ट है वर्तनी आपको शुद्ध लिखनी है। तो पहला इसमें आपको लिखना है अनुक्रम कैसे लिखा जाता है। तो अनुक्रम लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है अनुक्रम, ये कौ के साथ यहाँ पर रॉ इस तरह से लगेगा अनुक्रम। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी हम ऋषि कैसे लिखेंगे? तो ऋषि हम इस तरह से लिखेंगे, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी में आपको बताना दीर्घायु कैसे लिखेंगे। तो दीर्घायु इस तरह से लिखेंगे, दो में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, घौ में रौ की मात्रा लगाएंगे और यो में ऊ की मात्रा लगाएंगे। शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार कैसे लिखेंगे? तो श्रृंगार इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसको लिखते हैं श्रृंगार, याद रखिएगा श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो साथियों हिंदी के ये जनरल ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं, जनरल हिंदी के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रीजनिंग से संबंधित एमसीक्यूज। तो आपको कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छी अगर लग रही है वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस। तो साथियों रीजनिंग से संबंधित पहला क्वेश्चन है संगीता अपने चाचा के घर उत्तर पश्चिम दिशा में 45 मीटर जा रही है। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे, पूरब ये होता है, पश्चिम ये होता है, उत्तर ये होता है और दक्षिण ये होता है। तो कह रहा है अपनी चाचा के घर उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर ये है आपका, पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम। सपोज यहाँ पर संगीता है तो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। उसके बाद वह क्या करती है 45 मीटर जा रही है। उसके बाद क्या कर रही है वो अपनी सहेली से मिलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में
45 मीटर फिर चलती है। दक्षिण पश्चिम यहाँ पर भी बना लेंगे, ये इसका पूरब हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया और दक्षिण ये हो गया। अब कहाँ जा रही है वो? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण और पश्चिम ये हो गया आपका, तो इस दिशा में जा रही है 45 मीटर। अगेन यहाँ पर आपका ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिण ये हो गया। अब कहाँ जा रही है वो? फिर दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है 45 मीटर। तो दक्षिण पूर्व आपको देखना है, दक्षिण ये है आपका, पूर्व ये है, तो इस दिशा में जा रही है। तो इस दिशा में चलेगी अगेन 45 मीटर। फिर वो बाएं मोड़ रही है, तो ये इधर को जा रही है, तो इसका बायां क्या हो जाएगा? इधर को हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां। बाएं मोड़ रही है, तो अब वह किस तरफ जा रही है? चाचा के घर जा रही है बाएं मोड़ करके, तो वह किस दिशा में जा रही है आपको बताना है। तो अगेन इस पॉइंट पर आपको फिर अगेन क्या करना है? पूरब पश्चिम देख लेना है, पूरब ही हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। तो यानी कि इस दिशा में जा रही है, तो यह उत्तर है, ये आपका पूरब है। तो किस दिशा में जा रही है? उत्तर पूर्व दिशा में ये जा रही है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर रहेगा उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको श्रृंखला दे रखी है 3, 10, 101। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के वहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है साथियों, 3 और यहाँ 10 है, यानी कि 3 का स्क्वायर है और प्लस 1 किया है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 10 हो गया आपका। इसी तरह से 10 का स्क्वायर कर रखा है, 10 का स्क्वायर प्लस 1 कर रखा है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस 1 यानी कि 110 हो गया। इसी तरह से आपका करेंगे 101 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 101 का स्क्वायर होता है 10201, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 10202। क्लियर? तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक देश ने अपना विजय दिवस जो है मंगलवार के दिन 5 जनवरी 2021 को मनाया था, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? आपको ये बताना है। उसी दिन आपको बताना है, मंगलवार के ही दिन, कौन से साल में मनाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मंगलवार है, तो अगला जो मंगलवार आएगा वो कब आएगा? अगला मंगलवार जो आएगा वो 8वें दिन आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेज निकालने हैं अलग अलग सालों के लिए। तो ये जनवरी क्या चल रहा है आपका? 5 जनवरी 2021 चल रहा है, 5 जनवरी 2021 चल रहा है। तो 5 जनवरी 2021 से लेकर के आपका पूरा 31 दिसंबर 2021 तक कितना दिन हो गए आपके? 365 हो गए। उसको आप भागा वर्ग कर देंगे 7 से, तो इसमें 1 और डेज बचता है। जो सामान्य ईयर होते हैं उनके लिए 1 और डेज होता है, और जो आपका लीप ईयर होता है उसके लिए 2 और डेज है। तो आपका ये साधारण वर्ष है 2021, तो इसका जो और डेज आएगा आपका, एक्स्ट्रा डेज आएगा 1 आएगा। 2021 के बाद आप 22 में जाएंगे, तो 22 में भी आपका क्या होगा? ये भी लीप ईयर नहीं है, तो 1 और डेज का हो जाएगा। तो अभी 2 हो गए, आपको 8 बनाना है। उसी तरह से 2023 की हम बात करें तो 2023 का भी 1 और डेज हो जाएगा। बट अगर हम 2024 की बात करेंगे, 24 आपका जो है लीप ईयर है 2024, तो इसमें 2 आपके क्या होंगे? और डेज होंगे। 24 के बाद 25 भी क्या होगा आपका? इसमें 1 और डेज होंगे। 2026 भी क्या होगा? इसमें आपका 1 और डेज होंगे। कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हमको 8 लेने हैं। 8वां यानी कि 2027, यानी कि आपका जो है 2027 में अगेन जो है आपका जो विजय दिवस होगा वो मंगलवार के दिन पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को लगाएंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, ये मंगलवार है, तो आपको बताना है अब किस साल जो है अगेन आपका मंगलवार आएगा। तो आपको पता है हर मंगलवार जो है 8वें दिन के बाद 8वें दिन आता है, यानी कि 7वें दिन के बाद, यानी कि 8वें नंबर पर आता है। तो आपको साल देख लेने हैं। जो सामान्य साल होते हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा और डेज होता है वो 1 डेज होता है, और जो लीप ईयर होते हैं आपको वो 2 डेज आता है। इस तरह से आप काउंट कर लेंगे, और 8वें दिन जैसे आ जाएगा आपका, तो आपका 2027 में आ रहा है 8वां दिन। तो यानी कि 2027 में जो होगा 5 जनवरी 2027 को जो होगा आपका अगेन मंगलवार पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। DE रेशियो 10 लिया है, तो आपको प्रोपोर्शन बताना है HI रेशियो क्या आएगा। जैसे आपका DE संबंधित है 10 से, उसी तरह से HI किससे संबंधित है? किस नंबर से संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं D की और E की,
तो डी 4 नंबर में आता है और ई क्या है आपका 5 नंबर में आता है। आपको इस तरह से इसमें लॉजिक लगाना है 4 और 5 में कि 10 बन जाए। तो क्या लॉजिक लग सकता है, देखिएगा 4 × 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से एच और आई, एच का नंबर होता है 8 और आई का नंबर होता है 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72, डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 36। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ को संकेत करते हुए व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। तो सपोज ये व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति है और ये अपने मित्र से कहता है, ये फोटोग्राफ है, सपोज ये फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ की में कहता है मित्र से कि वह मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, ये पिता हो गया सपोज, वह मेरे पिता, कौन, ये जो आपको फोटो में लगी हुई है, जो भी जिसकी भी फोटो लगी है, तो वो मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, पिता है और यहाँ पर उसकी क्या है, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, ये है आपका और ये आपके पिता है। तो वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी, यानी कि जो फोटोग्राफ है वो क्या है आपका बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी है। तो आपको बताना है कि जो फोटोग्राफ में वह लड़की जो है, फोटोग्राफ में जो भी लड़की है उसका उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर लड़की याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है लड़की है, तो उस फोटोग्राफ में जो लड़की है उसका इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या संबंध होगा, इसका पुत्री का संबंध होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका व्यक्ति कह रहा है, अपने मित्र से कह रहा है ना, मित्र से क्या कह रहा है, इस फोटो को देख के कह रहा है कि इस फोटो में जो लड़की है वो क्या है, मेरे पिता की पत्नी की क्या है एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे क्या है खुद हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी क्या है बेटी है, यानी कि वह उसकी क्या है पुत्री है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध से ही ए डी का भाई है, ए जो है क्या है, ये भाई है किसका, डी का भाई, याद रखिएगा। डी जो है बी का पिता है, ये क्या है आपका पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है, याद रखिएगा। जब ये पिता है तो ए और बी क्या हो गए, एक तरह से चाचा हो गए, ए का बी के साथ संबंध चाचा का है। आगे कह रहा है बी और सी जो हैं, बी और सी क्या हैं आपकी बहिनें हैं, ये क्या है आपकी बहिनें हैं, याद रखिएगा। आपको ए और सी से क्या संबंध है आपको बताना है। जब आपको पता है ए और बी का संबंध क्या है, ए का बी के साथ संबंध क्या है, चाचा का है। जब बी की बहन जो है आपकी सी है तो सी का भी तो वही संबंध होगा ए के साथ, तो ए का सी के साथ संबंध क्या है, चाचा का संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में 1 जनवरी के दिन शुक्रवार था, तो 31 जनवरी 2021 में क्या होगा, तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये आपका सामान्य ईयर है, न कोई लीफ ईयर है। तो जो पहला दिन होता है वो सामान्य ईयर में, उसका जो लास्ट दिन भी होता है वही भी क्या होता है आपका वही दिन होता है। जैसे कि 2025 से अभी जो है 1 जनवरी को क्या है आपका 1 जनवरी को क्या था आपका बुधवार था, ठीक है। अगर आप देखें कैलेंडर में तो 31 दिसंबर को जो है 2025 को वो कौन सा दिन होगा, वो भी क्या होगा बुधवार होगा। अगर हम लीप ईयर की बात करें, जैसे कि हम 2016 की बात करें, तो 2016 जनवरी में आपका क्या था, रविवार था। तो अगर वो पूछे आपका 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 2016 क्या है आपका लीप ईयर है, तो यहाँ एक दिन कम कर देंगे, तो आपका रविवार है 1 जनवरी को, तो आपको 31 दिसंबर को क्या बोलेंगे, शनिवार होगा, याद रखिएगा। तो एक दिन क्या करेंगे इसमें कम कर देंगे लीप ईयर में, और जबकि आपका सामान्य जो होगा उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आपका वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति से संबंधित। इस आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं, कितने टोटल त्रिभुज हैं। ये है आपका, ये बेस लाइन है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, और एक इस तरह से हम बनाएंगे इसको, ये अगर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 हो गया, तो अगर 1 और 2 है तो ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे टोटल। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, एक पूरा बाहर का हो गया। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है इस वाले में। तो इस वाले में इस बेस लाइन को लेके चलना है, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इस वाली बेस लाइन में भी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, इस वाली बेस लाइन में भी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं
इसमें कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर देखो एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इस कॉर्नर पर भी 2 हो जाएंगे और इस कॉर्नर पर भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐड करिएगा, 3 + 3 + 3 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 और एक क्या है आपका पूरा भी हो गया है ना, एक पूरा होगा टोटल वाला, तो 16 यहाँ पर क्या होंगे आपके त्रिभुज होंगे। साथियों इस तरह से अगर आपको जितने भी त्रिभुज हैं या फिर जितने फिगर्स होते हैं इनको अगर काउंट करना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है काउंटिंग फिगर करके, तो उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमें एक लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है जितनी भी आपके फिगर्स होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने टेक्निक और ट्रिक्स बता रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ सफ़ेद हो तो हल्दी का रंग क्या होगा, बताना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हल्दी को समझना है। हल्दी कैसी आपको जनरली पता है, पीला है, तो पीला का अर्थ क्या है, पीला का अर्थ क्या है यहाँ पर लाल है, तो यानी कि हल्दी क्या होगी आपकी लाल होगी। तो आंसर में जो भी ऑप्शन आएगा तो उसमें आप लाल अगर आएगा तो उसमें आप टिक कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है इस कोडिंग दे रखी है और इस कोड की जो वैल्यू है 28 है और इस कोड की जो वैल्यू है 13 है। आपको 9 #40 इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 6 #8, तो यहाँ पर हम क्या करें कि 28 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, 6 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, हैशटैग में 8 माइनस कर सकते हैं और 8 इसमें माइनस कर देंगे। तो 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 आता है। तो यही लॉजिक क्या दूसरे में भी लागू हो रहा है, अगर दूसरे में भी लागू हो रहा है तो हम तीसरे में भी वही अप्लाई करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 में हम 12 ऐड कर माइनस करते हैं तो 13। तो यहाँ पर भी सही कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यही हम लॉजिक यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे और हम इसमें माइनस क्या कर देंगे 40 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 में से 40 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो आंसर आपका रहेगा इसमें 41। क्लियर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDAR को 6152 लिखना है। UNDAR, U को लिखा हुआ है 6, N को लिखा है 1, इधर हो गया 5, इधर हो गया 2, यहाँ पर लिखा है @ उसी तरह से आपको लिखा हुआ है यहाँ पर DEA और F, इसको लिखा हुआ है 52 #7 लिखा हुआ है। तो आपको बताना है FRAUD को आप क्या लिखेंगे। तो F को क्या लिखेंगे, तो F को लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा 7 लिखा हुआ है, तो 7 अगर हम लिख के चलें यहाँ पर। R को क्या लिखा हुआ है, R को लिखा है @ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे @। A को क्या लिखा हुआ है, A को लिखा हुआ है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद U को लिखा हुआ है 6, तो 6 लिख देंगे। और D को लिखा हुआ है 5 यहाँ भी लिखा हुआ है, 5 यहाँ भी लिखा हुआ है और तो कहीं नहीं है D, तो 5 लिख देंगे। साथ ही यहाँ A की जो वैल्यू है हैशटैग भी लिखा हुआ है और यहाँ A की वैल्यू 2 भी लिखा हुआ है। तो आपका जो भी ऑप्शन बनेगा उसमें अगर यहाँ पर 7 तो सही ही रहेगा, @ 2 की जगह पर यहाँ पर अगर हैशटैग लिखा रहा है तो ये भी आंसर आपका सही बन जाएगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो आप देख लेंगे। या फिर ये कोड गलत लिखा हुआ है, ये कोड होना चाहिए 5 #27 होना चाहिए। तो इससे यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी दोनों तरफ। जब दोनों तरफ 2 आ जाएगी तो फिर आपका एक ही आंसर बनेगा ये वाला 7 @265। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। या तो ये कोड जो है गलत लिखा हुआ है, ये हैशटैग इधर आना चाहिए, 2 इधर आना चाहिए। अगर सपोज ऐसा ही लिखा हुआ आता है जैसा लिखा हुआ है तो इस दोनों ऑप्शनों में से जो भी उसमें लिखा आएगा उसमें आप ऑप्शन में टिक कर देंगे। अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन लिखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये शब्द दे रखा है इंग्लिश वर्ड में, इसमें आपको इसका एक बार ही प्रयोग करके कौन सा हम नहीं बना सकते हैं आपको बताना है, एक ही बार यूज़ करना है। तो GRAIN क्या इससे बना सकते हैं, GRAIN बिल्कुल बना सकते हैं। इसको आपको नहीं बनाया जा सकता वो छांटना है। RAGING तो लिखा ही हुआ है, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद है आपका इनकरेज, ENCOURAGE
GE, यहाँ पर देखो ई दोबारा आ गया है जबकि यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ है, तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो नहीं बता रहा तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। GAUGE आप बना सकते हैं, GAU, G दो बार है तो यूज़ कर सकते हैं, और ई आपका एक है। तो यहाँ पर इनकरेज जो है आप इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 2016 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो आपको बताना है 2020 में जो गणतंत्र दिवस होगा कब मनाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा गणतंत्र दिवस कब पड़ता है आपका, 26 जनवरी को पड़ता है। 26 जनवरी 2016 को क्या है आपका, शुक्रवार है। तो 16 से लेकर के आपका 26 जनवरी 2017, यहाँ पर आपका फरवरी काउंट हो रही 2016 की, तो यहाँ पर आपका लीप ईयर आ रहा है, तो लीप ईयर के लिए हम 2 और डेज हम यहाँ पर लेते हैं। अब 2017 से हम बात करेंगे, तो 2017 से लेकर के 2018 की बात करते हैं, तो उसमें आपका फरवरी 2017 की काउंट होगी 26 जनवरी से ही लेके, याद रखिए 26 जनवरी से लेके 26 जनवरी 2018 तक। तो यहाँ पर आपका 1 और डे जाएगा। 18 से अगर हम 19 की बात करेंगे, 2018 से 2019, यहाँ पर भी आपका साधारण साल है, तो 1 आपका काउंट होगा। अगर हम 26 जनवरी 2019 से बात करते हैं, 26 जनवरी आपका 2020 की बात करते हैं, 20 की बात कर रहा है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, तो यहाँ पर आप जल्दीबाजी में 2020 देख करके लीप ईयर 2 ऐड मत कर देना, क्योंकि यहाँ 26 जनवरी तक ही पूछ रहा है, 2020 की फरवरी काउंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी लीप ईयर कितनी आपका और डेज कितना होगा, 1 होगा, और टोटल आपके कितने होंगे, 5 और डेज हो गए। तो आप क्या करेंगे, शुक्रवार में 5 और डेज क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जब आप 5 काउंट करेंगे, शुक्रवार है तो शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार आ रहा है, तो यानी कि आपका 26 जनवरी 2020 को क्या होगा, बुधवार होगा, याद रखिएगा। इस तरह से इनको क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर जल्दीबाजी में आप जो है 2020 समझ करके 2 ऐड मत कर देना काउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक ही है, यहाँ पर उसके बाद फरवरी काउंट नहीं हो रही है 2020 की, याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस श्रृंखला दे रखी है, उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 6 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ गया है। और हम 6 और 15 की बात करें तो इसमें जो डिफरेंस आया है वो 9 का डिफरेंस आया, यानी कि 5 और 9। अब इधर का देख लेते हैं, 45 और 66 में कितने का डिफरेंस आया है ये आप देख लेंगे। तो 6 में से 5 1 हो गया आपका, और यहाँ पर आ गया आपका 2। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 21 का आया है। और इसमें डिफरेंस देखें 91 और 66 में, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 का डिफरेंस, यानी कि 4 का ही डिफरेंस बन रहा है सब जगह। तो कहने का मतलब यहाँ भी 4 का डिफरेंस आएगा, तो यानी कि यहाँ पर कितने का आएगा आपका, 13 का आएगा। तो अगर 13 है इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 15 में, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 1 28 आना चाहिए। अगर इसको और क्लियर करें तो 28 अगर आता है तो उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, 45 लिखा है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा, अब आपका 13 यहाँ पर था, तो यहाँ पर 17 का डिफरेंस आएगा। तो 17 अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये बन रहा है, देखो 45 बन रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा 28, और डिफरेंस यहाँ पर आएगा 5 9 13 17 21 25, यानी कि 4 का यहाँ पर डिफरेंस रहेगा डिफरेंस में भी। साथियों मैथमेटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पुरुषों के एक समूह को एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। पुरुषों का एक समूह है, एक काम को 20 दिन में कर रहा है, लेकिन उसमें से 12 जो पुरुष हैं वो काम छोड़कर चले जा रहे हैं, और बाकी जो बचे शेष पुरुष हैं उस काम को वो 32 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो वास्तव में समूह में कुल कितने पुरुष हैं आपको निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, 20 दिन में वो पूरा कर रहे हैं। सपोज पुरुष क्या को हम m से लिख रहे हैं, तो 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, और वहाँ पर 12 दिन क्या कर 12 पुरुष काम को छोड़ दे रहे हैं, कि जितने भी आपके पुरुष हैं उसमें से 12 कम कर देंगे, और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 20 दिन तक काम करेंगे, गुणा 20 कर देंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे हम। तो अगर हम बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा m × 20 इक्वल टू m की मल्टीप्लाई m 20 इससे भी करेंगे तो 20m इंटू माइनस आ जाएगा आपका माइनस
20 इंटू 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, सॉरी 20 डेज नहीं कर रहे हैं, ये 32 डेज कर रहे हैं, तो इसको सही कर लेंगे। 32 डेज कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो जाएगा यहाँ पर m इंटू 20 इक्वल टू 32m माइनस इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्व करके, यानी कि 32 जो है आपका ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो 32m में से आप 20m करेंगे, कितना बन जाएगा 12m बन जाएगा। और ये जो वाला पार्ट है वो कहाँ चलेगा, इक्वल टू के इधर चले जाएगा। तो जैसे ही इधर जाएगा तो ये माइनस का साइन प्लस बदल जाएगा, तो आएगा इसको 32 इंटू 12 ही रहने देंगे। m इक्वल टू जाएगा 32 इंटू 12 अपॉन 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 32, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समूह में जो पुरुष थे वो कितने थे आपके 32 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी जो है एक टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में भरते हैं। ए 20 मिनट में भर रहा है, बी आपका 30 मिनट में, सी जो है इसको 24 मिनट में खाली कर रहा है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोलकर टैंक कितने समय में भरेगा, आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, 20 और 30 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो जब 120 आएगा तो आप क्या करेंगे, 20 को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 बन जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या आपका 120 है। तो यानी कि 6 और 4 ये तो आपको क्या कर रहे हैं, टैंकी को भर रहे हैं, तो प्लस कर देंगे। तो 6 + 4 10 आ जाएगा। बट सी जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 यानी कि 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे, 24 मिनट आ जाएंगे आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 बजे चल रही है। दूसरी ट्रेन बी है, वो दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुबह 6:30 बजे चल रही है, सॉरी 7:30 बजे चल रही है, और एक 6 बजे चल रही है अपोजिट इसमें। ट्रेन बी और ट्रेन ए जो है कितनी दूरी बाद में एक दूसरे को लगेंगे, क्रॉस करेंगे। ए दिल्ली से मुंबई जा रही है और बी जो है आपका ये चल रही है दिल्ली से मुंबई चल रही है आपकी 6 बजे चल रही है सुबह। और ट्रेन बी जो है दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की से वो करे, तो एक दूसरे को कब लांघेंगी कह रहा है, क्रॉस नहीं करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में है। तो कब वो एक दूसरे को लांघेंगी कह रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर सुबह 6 बजे चल रहा है, कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। और दूसरी जो है आपकी 7:30 बजे जा रही है, वो जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो आप डिस्टेंस, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी देखिएगा। तो यहाँ पर जो है 60, पहली जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और समय कितना लगा रही है, 1.5 घंटा लगा रही है। तो आप क्या करेंगे, 60 को अगर 1.5 घंटे से, क्योंकि जब वो एक दूसरे को लांघेंगी तो 7:30 बजे का भी टाइम रखते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये समय जो है आपका 6 बजे है और 6:30, यानी कि 1.5 घंटे का डिफरेंस है, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। अब आपको निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए समय बराबर होगा आपका डिस्टेंस जितनी आई और अपना ये चाल कितनी है, सबसे पहले यहाँ पर 60 है और यहाँ पर कितनी है आपकी 75 है, यानी कि डिफरेंस है, निकाल लेंगे S1 - S2, S2 - S1, तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस आपकी 90 हो गई, तो कितना आ गया आपका 6 घंटे का इसमें अंतर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सुबह कितने बजे चल रही है, वो 7:30 बजे चल रही है दूसरी ट्रेन, तो उसमें आप क्या करेंगे, 6 घंटे ऐड कर देंगे। तो 7:30 में अगर हम क्या करेंगे, 6 घंटे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7×6 13, यानी कि 13:30, यानी कि 1:30 बजे, कहने का मतलब है 1:30 बजे जो है ये एक दूसरे को जो है लांघ जाएंगी, यानी कि जो जिसकी स्पीड है वही लांघेगी, ठीक है। तो 13:30, यानी कि 1:30 में जो है ये निकल जाएगी। और कितनी दूरी पर लांघेगी ये भी आपको बताना है। तो कितनी दूरी पर लांघेंगी, तो इसके लिए आपको निकालना है D = निकालेंगे, कितना है आपका यहाँ पर चाल कितनी है इसकी, 75 है, तो 75 गुणा क्या करेंगे, आपको 6 घंटे का इसमें है अंतर, तो 6 घंटा इसको करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 450 किलोमीटर पर जो है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, लांघ जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो आपको लागत मूल्य बताना है वस्तु का। तो 4% का नुकसान हो रहा है, तो पहले तो 100% था, 4% नुकसान यानी कि 96%। तो 96% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8,640 रुपये है। तो ए की कितनी हो जाएगी, 8,640/96 हो जाएगी। आपको 100% पर निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 9,000 के करीब आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 9,000 जो है वस्तु का लागत मूल्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेच रहा है। यदि वह उसे कितने पर बेचे, कह रहा है 49.5 रुपये से अधिक पर बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्या निकालना है आपको, यहाँ पर लागत मूल्य निकालना है। यहाँ पर पहले नुकसान हो रहा है, 4% का नुकसान हो रहा है, यानी कि आपका 4% नुकसान करने वाला हुआ 96% हो गया। अब क्या कर रहा है उसको, अगर वो नुकसान पर बेचता है तो उसे कितने, यदि वह इसे 50.5 रुपये अधिक में बेच रहा है अगर सपोज, तो कितने का लाभ हो रहा है, 5%, यानी कि 105% हो गया। तो कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, 9% का डिफरेंस आ गया। तो 9% की जो वैल्यू है, अधिक पर बेच रहा है ना, तो 9% की वैल्यू क्या आ गई, 9% की वैल्यू आ गई 49.5 रुपये आ गई है। तो आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 49.5/9 हो जाएगी। 100% की वैल्यू निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 550, यानी कि 550 रुपये जो है वस्तु का लागत मूल्य आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सौरभ है, वो कुल धन एक योजना में निवेश कर रहा है जो 1 साल में 4% ब्याज था, हर साल फिर 0.5% की बढ़ोतरी के साथ यह होता है। यदि 4 वर्ष बाद उसे इतना ब्याज देना पड़ा, ब्याज कितना देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा 9,880 रुपये ब्याज के तौर पर देना पड़ रहा है, तो सौरभ द्वारा निवेश किया, यानी कि उसने कुल कितना निवेश किया ये आपको बताना है। तो बट ये भी ध्यान रखिएगा, हर साल जो है उसका हर साल जो है 0.5% की दर से उसमें ब्याज में बढ़ोतरी भी हो रही है जो भी निवेश कर रहा है। तो पहले साल तो क्या है आपका 4% हो गया, इंटरेस्ट जो है आपका पहले साल 4% हो गया, और कितने सालों तक हो रहा है आपका ये भी ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष तक। तो दूसरे साल क्या हो रहा है, 0.5% की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो कितना हो गया आपका, प्लस कर देंगे 4.5 हो जाएगा। फिर इस पर फिर 5% की 0.5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह से चलते जाएंगे तो 5.5 हो जाएगा, यानी 4 साल हो गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया आपका, 19% आ गया, यानी कि आपका जो ब्याज की दर है वो 19% आ जाएगी। तो आपको 100% पर निकाल लेना। 19% की ब्याज दर कितनी है, ब्याज कितना रुपये है, 9,819 पर है आपका 9,880 है, तो 1 पर हो जाएगा 9,880/19 हो जाएगा। 100 पर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52,000 आ जाएगा। तो इनकी निवेश की गई जो राशि थी वो क्या थी, 52,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, यहाँ पर लोन लिया जा रहा है, तो अथर्व जो है 6% के हिसाब से जो है ऋण ले रहा है, और 1% जो है प्रतिवर्ष उसका बढ़ रहा है। 5 वर्ष बाद वह चुकाता है कितना लोन, 91,000। तो कितना लोन लिया था उसको आपको ये बताना है। तो पहले क्या है आपका, पहले साल 6% है और 1% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, अगले साल 7 हो जाएगा, अगले साल उसके 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। 5 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, 40% इसका आ जाएगा आपका। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था आपका, जो है आपका रेट क्या थी, 40 हो गई पूरे 5 साल के लिए। अब अमाउंट कितना है भाई, इसमें तो आपको क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो ना इतना, तो उसका मूलधन भी तो होगा। तो मूलधन और ये मिलकर कितना हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 100 और 140, तो 140% हो गया टोटल, ठीक है। जब लोन लोगे तो आप मूलधन भी तो चुकता करोगे, तो ये 140% आ जाएगा। यानी कि 140% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपका, कितना चुकता कर रहा है, 91,000। 91,000 ये है चुकता कर रहा है। तो 1 पर कितना करेगा, तो 91,000/140 कर देंगे, और 100% पर लेंगे तो 100% पर कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग अप्रॉक्स आ जाएगा ये आंसर इसका 65,000। यानी कि उसने 65,000 का लोन लिया था और 5 वर्ष बाद उसने 91,000 रुपये जो है चुकता किए इस प्रतिशत की दर से।
तो आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।